नमस्कार। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि भाग 4 पर। इससे पहले हम 3 सत्रों में इसकी चर्चा कर चुके हैं, अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि भाग 1, भाग 2 और भाग 3। आज इस सत्र में चर्चा होगी अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि भाग 4 पर, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपान, विश्लेषण, पाठक की भूमिका एवं अर्थग्रहण बोधन की प्रक्रिया, अंतरण, द्विभाषी की भूमिका एवं अर्थांतरण संक्रमण की प्रक्रिया, और तीसरा पुनर्गठन, रचयिता की भूमिका एवं अर्थ संप्रेषण या अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। सत्र 3 में हमने विश्लेषण, पाठक की भूमिका एवं अर्थग्रहण बोधन की प्रक्रिया पर चर्चा की थी। तो अंतिम 2 जो अंतरण और पुनर्गठन की प्रक्रिया है, उस पर हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपान कौन कौन से हैं, विश्लेषण, पाठक की भूमिका की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है, अंतरण यानी द्विभाषी की भूमिका से क्या अभिप्राय है, पुनर्गठन यानी रचयिता की भूमिका एवं अर्थ संप्रेषण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है, और हम ये जानेंगे कि इनका अनुवाद के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। जैसा मैंने कहा कि इस विषय को हमने 4 सत्रों में डिवाइड किया है, 4 मॉड्यूल्स में हमने इस पर चर्चा की है। पहले 3 मॉड्यूल में पहले मॉड्यूल में हमने चर्चा की अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद और अनुवादक पर। दूसरे सत्र की चर्चा का बिंदु था अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न प्रारूप। तीसरे सत्र में हमने चर्चा की अनुवाद, अनुवादक का व्यापार क्षेत्र तथा अनुवाद प्रक्रिया का पहला सोपान यानी विश्लेषण, पाठक की भूमिका एवं अर्थग्रहण बोधन की प्रक्रिया। और इस मॉड्यूल यानी अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि भाग 4 में हम अंतरण, द्विभाषी की भूमिका एवं अर्थांतरण संक्रमण की प्रक्रिया और अंतिम पुनर्गठन यानी रचयिता की भूमिका एवं अर्थ संप्रेषण या अभिव्यक्ति की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। अंतरण, द्विभाषी की भूमिका एवं अर्थांतरण संक्रमण की प्रक्रिया। जैसा मैंने कहा कि विश्लेषण की प्रक्रिया पर हमने सत्र 3 में चर्चा की थी, तो इस अनुवाद प्रक्रिया के दूसरे सोपान यानी अंतरण की प्रक्रिया पर हम इसमें चर्चा करेंगे। और हम ये जानेंगे कि अनुवाद की इस दूसरी प्रक्रिया जो नायडा का जो अनुवाद का चिंतन है, अनुवाद प्रक्रिया को लेकर जिन 3 सोपानों की वे चर्चा करते हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, उसमें अंतरण के अंतर्गत एक अनुवादिका या अनुवादक से क्या क्या अपेक्षाएँ की जाती हैं कि विश्लेषण के बाद, और हमने चर्चा की थी कि विश्लेषण किन किन आधारों पर किया जाता है। भाषा के स्तर पर जब हमने बात की कि अभिव्यक्ति के स्तर पर, लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों के आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के आधार पर, मुहावरों के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, प्रयुक्तियों के आधार पर, या जो अन्य आयाम हमने व्याकरणिक संरचना के आधार पर, पदक्रम के आधार पर, उपपद यानी आर्टिकल और प्रपोजिशंस के आधार पर, उस आधार पर हमने विस्तार से चर्चा पिछले सत्र में की कि विश्लेषण करते समय अनुवादिका अनुवादक को किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, किस प्रकार वे भाषा का विश्लेषण करते हैं। और फिर जो अगला चरण है वह है अंतरण। तो अंतरण के अंतर्गत जब वे पाठ को भाषांतरित कर रहे होते हैं मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में, तब उसके अंतर्गत अनुवादक की अनुवादिका किन किन आधारों पर पाठ का अंतरण करते हैं यानी कि भाषांतरण करते हैं। तो ये आधार है अंतरण, द्विभाषी की भूमिका के अंतर्गत पूर्ण पुनर्विन्यास, विश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास, संश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास और संरचनात्मक पुनर्विन्यास। तो इन चारों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इसके अगले पक्ष की ओर भी बढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्ण पुनर्विन्यास। अर्थांतरण के स्तर पर भाषिक इकाइयों का अंतरण नहीं होता, बल्कि संपूर्ण अर्थ का अंतरण किया जाता है। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इट्स अ इडियम इन इंग्लिश। हम जानते हैं कि अंग्रेजी का ये एक मुहावरा है, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश है। पर अगर इसे हम देखें कि क्या जिस भाषा के अंतर्गत इस मुहावरे का अनुवाद किया जा रहा है, क्या उस तरह की प्रयुक्ति वहाँ देखने को मिलती है, तो ऐसी प्रयुक्ति अगर वहाँ नहीं मिल रही है या इसी तरह का अनुवाद के संदर्भ में वहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो हम ऐसे संदर्भों में कोशिश करते हैं कि भावानुवाद करें यानी पूर्ण पुनर्विन्यास करें, यानी अर्थ को लेते हुए जो कथ्य का जो अर्थ है उसके अर्थ को समझते हुए लक्ष्य भाषा में उससे मिलते जुलते अर्थ की तलाश करें, उससे उसे रिप्लेस करने की कोशिश करें, जिसकी की चर्चा डायनेमिक इक्विवेलेंस यानी निकटतम समतुल्य के माध्यम से नायडा ने अपने चिंतन में की है। और वे मानते हैं कि अनुवाद में जब इस तरह का अनुवाद हो जो सामाजिक सांस्कृतिक किस्म का अनुवाद है या भाषा की लक्षणा व्यंजना अभिव्यक्तियों के स्तर पर जब अनुवाद किया जाता है, तब कोई भी 2 भाषाएं, विभिन्न समाज और संस्कृतियों में उपजी 2 भाषाएं कभी भी एक समान नहीं हो सकती। उनमें काफ़ी हद तक प्रयोगों के स्तर पर और भाषा के विकास के स्तर पर बहुत सारी भिन्नताएं दिखाई देती हैं। तब ऐसी स्थिति में अनुवाद पूर्णतः सफल नहीं होता।
ऐसी स्थिति में अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वे अंतरण के दौरान उस वाक्य को या उस प्रयुक्ति को या उस शब्द को या उसके भाव को ग्रहण करते हुए, जो मूल है वह ये कि जो अनुवाद की इकाई है वहाँ उसके भाव को ग्रहण करते हुए उसका पुनर्विन्यास करें, जिसे हम भावानुवाद के संदर्भ में समझ सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब कविता का अनुवाद किया जाता है या जब मुहावरों या लोकोक्तियों का अनुवाद किया जाता है तो इस अनुवाद के अंतर्गत इसी पद्धति के दौरान अंतरण होता है, जिसके अंतर्गत भाव के आधार पर उसका अनुवाद होता है। हम तो देखते हैं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट के लिए हिंदी में जो उसकी प्रयुक्ति है वह है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। और इस मुहावरे से हम सब परिचित हैं, ये हिंदी का बहुत चर्चित मुहावरा है, जिसके लिए अगर हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा तो शायद बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट के संदर्भ में हम उसे बेहतर समझ सकते हैं। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, नो नकद न तेरा उधार। तो अगर नकद मिल रहा है तो 9 रुपये ही काफ़ी है, उधार के 13 से ज़्यादा अच्छा है कि आके नकद 9 मिल जाए। तो इसका संदर्भ क्या है कि जब हम देख रहे हैं कि ऊपर जिस संदर्भ में इस वाक्य को कहा गया है ठीक उसी संदर्भ में हिंदी में इसकी प्रयुक्ति मिलती है, जहाँ इसका अर्थ यह है कि जो मिल रहा है वो ले लो, जो जिसकी भविष्य में मिलने की संभावना है उसको इग्नोर करते हुए जो मिल रहा है पहले उसे हासिल कर लो। तो जो भाव है अनुवादिका या अनुवादक ने उसका शाब्दिक अर्थ न करके उसके भाव का अनुवाद किया है। तो इसे हम अंतरण के संदर्भ में जब देखते हैं तो उसे हम पूर्ण पुनर्विन्यास कहते हैं, जहाँ पूरी तरह से जो शब्द को परिवर्तन करके भाव को पकड़ के उसका अनुवाद किया जाता है और वाक्य को पुनर्निर्मित किया जाता है, उसका पुनर्विन्यास किया जाता है। तो इस स्तर पर हम पुनर्विन्यास को समझते हैं, जहाँ अंतरण के दौरान पूर्ण पुनर्विन्यास होता है। और इस शैली का, जो इस अनुवाद की इस पद्धति का प्रयोग हम साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में खास तौर पर देखते हैं। कविता के अनुवाद में हम इस तरह के प्रयोगों को देखते हैं, जहाँ भाव के आधार पर अनुवाद करते हुए पंक्ति या पूरे टेक्स्ट को शब्दों को बदल के उसके भाव को ही पकड़कर उसके अनुवाद को किया जाता है। दूसरा है विश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास। जैसा मैंने कहा कि कोई भी दो भाषाएं कभी भी समान नहीं हो सकती, क्योंकि उन दोनों की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, अपने ऐतिहासिक या अन्य कारण है जिनके बीच में भाषा निर्माण उनका होता है या उनका उद्भव होता है या उनका विकास क्रम तय होता है। तो जब हम अनुवाद करते हैं, जिसका कि जिक्र जैसे कैटफोर्ड ने भी किया कि पूर्ण अनुवाद और आंशिक अनुवाद, तो जो पूर्ण अनुवाद है या जो समग्र अनुवाद है वो एक तरह से एक अनुवाद के संदर्भ में कहा जाए तो एक यूटोपिया है जो लगभग असंभव जैसा ही होता है, क्योंकि जब हमारे सामने भाषागत या संस्कृतिगत जो किस्म का जब साहित्य होता है, तब दो भाषाएं दो विभिन्न समाजों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न परिवेशों में उपजी होने के कारण ज़रूरी नहीं है कि हमें उनका मिलता जुलता समतुल्य अपनी भाषा में या लक्ष्य भाषा में मिल ही जाए। ऐसी स्थिति में कई बार तो निकटतम समतुल्य से काम चल जाता है। जब हमने पूर्ण पुनर्विन्यास के संदर्भ में से समझा कि मुहावरे का अनुवाद करते समय हमने दूसरी भाषा या लक्ष्य भाषा के समाज में उसी संदर्भ में मिलने वाले मुहावरों का प्रयोग कर लिया और शाब्दिक अनुवाद न करके उसका भावानुवाद कर लिया। लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ हमें उसका निकटतम समतुल्य नहीं मिलता, और ऐसी स्थिति में क्या अनुवाद न किया जाए या अनुवाद को अधूरा छोड़ दिया जाए या ये कह दिया जाए कि अनुवाद संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अनुवादिका अनुवादक जब अंतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कोशिश करते हैं कि जब ऐसे अनुवाद के लिए, ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे प्रयोगों के लिए जब हमें उसके डायनेमिक इक्विवेलेंट या उसका क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट जब हमें नहीं मिल पाता, तब अनुवादक या अनुवादिका उसमें विश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास की शैली को अपनाते हुए उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका विश्लेषण करके उसके अर्थ का संप्रेषण करते हैं। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि ऐसे संदर्भों में जहाँ एक शब्द के लिए जब हमें एक समतुल्य या पर्याय दूसरी भाषा में नहीं मिलता तो उसका विश्लेषण करके उसका अनुवाद किया जाता है। जैसे कि इनकरिजिबल शब्द के लिए अगर हमारे पास इसके लिए कोई एक शब्द नहीं है तो इसके लिए अनुवाद होगा जिसे सुधारा ना जा सके। एथीस्ट, जो भगवान में विश्वास ना करता हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा कोई शब्द, या हम कह सकते हैं एथीस्ट के लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग भी हो सकता है, पर कई बार हमें इसकी विश्लेषण की ज़रूरत होती है, इसे स्पष्ट करने की ज़रूरत होती है। तब ऐसी स्थिति में विश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास की ज़रूरत होती है। विश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास दो संदर्भों में इस्तेमाल हो सकता है। एक, जब हमें उसका निकटतम समतुल्य, उससे मिलता जुलता पर्याय दूसरी भाषा में नहीं मिलता तो हमें उसे स्पष्ट करने के लिए इस पद्धति का सहारा लेना होता है। और दूसरा तब जब हमें उसकी संकल्पना को भी समझाने की आवश्यकता होती है
केवल शब्द मात्र रख देने से ही, जैसे कि विज्ञान के साहित्य के अनुवाद में जब कोई कॉन्सेप्ट का या किसी संकल्पना का जब अनुवाद किया जाता है और वह संकल्पना अगर दूसरी भाषा में नहीं है या लक्ष्य भाषा में नहीं है, तब उसकी संकल्पना का विश्लेषण किया जाता है ताकि वह स्पष्ट हो सके। ठीक उसी तरीके से अगर हम साहित्य के संदर्भ में भी कहें तो साहित्य के अंतर्गत ऐसा साहित्य जिसे हम कह सकते हैं कि तथाकथित मूल धारा का साहित्य जो नहीं है, जिसमें हम मान सकते हैं जो हमारा हाशिए का साहित्य है, उसमें ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं जिनका कि इक्विवेलेंट हमें दूसरी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में भी विश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास के माध्यम से अनुवाद किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत या तो उस शब्द को लेकर उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है या उसका विश्लेषण करके अनुवादक या जो हमारा पाठक वर्ग है उससे अवगत करवाने का प्रयास किया जाता है। तो अंतरण के दौरान अनुवादिका या अनुवादक जो विभिन्न शैलियाँ या विभिन्न जो प्रयोग है किस प्रकार करते हैं, जिसके अंतर्गत पहले हमने जिक्र किया पूर्ण पुनर्विन्यास, फिर हमने बात की विश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास, और तीसरा है संश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास, जिसके अंतर्गत इस प्रकार के अंतरण में स्रोत भाषा के कई शाब्दिक इकाइयों को लक्ष्य भाषा में एक संश्लिष्ट इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे हिंदी में प्रयोग है पति और पत्नी, तो उसके लिए अंग्रेजी में स्पाउस शब्द से ही बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या मदर इन लॉ, तो उसके लिए हमें उसे अपनी भाषा में स्पष्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उस वाक्य का अनुवाद करें या उस पदबंध का अनुवाद करें। तो फादर इन लॉ के लिए हमें ससुर कहना या मदर इन लॉ के लिए सास कहना या ब्रदर इन लॉ के लिए जेठ कहना या देवर कहना या साला कहना, उसके लिए हमारे पास संश्लिष्ट अर्थ में या संश्लिष्ट शब्द है जो उस बड़े पदबंध के लिए अनुवाद के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि दो विभिन्न भाषाएं और ख़ासतौर पर दो अलग अलग संस्कृतियों और समाजों की भाषाएं, अगर हम अंग्रेजी और हिंदी की बात करें तो बिल्कुल दो अलग पृष्ठभूमि, एक पश्चिम की भाषा और एक पूर्व देश की भाषा, बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि, अलग भौगोलिक परिवेश, अलग सामाजिक सांस्कृतिक निर्मिति की दो भाषाएं, जब इनके बीच में साहित्य का अनुवाद होता है या जब ऐसी भाषाओं में जब अनुवाद किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि एक भाषा की प्रयुक्तियाँ या एक भाषा के जो परिवेशगत जो या कहा जाए कि उसके जो शब्द हैं, उसकी जो सामाजिक सांस्कृतिक जो अभिव्यक्तियाँ हैं, उससे मिलते जुलती ही अभिव्यक्तियाँ, उससे मिलते जुलते नाते रिश्ते के जो शब्द हैं वे हमें दूसरी भाषा में भी मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ उसके लिए अपने बहुत सारे शब्द हैं जहाँ हम संश्लेषणात्मक वृत्ति का अपनाकर उसका अनुवाद कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ब्रदर इन लॉ के लिए हमारे पास कई सारे शब्द हैं, क्योंकि ब्रदर इन लॉ हमारे यहाँ कई सारे रिश्तों का पर्याय है। तो किस तरीके से हम ऐसी स्थिति में उसे जब अनुवाद करते हैं तो किस तरीके से उसको संश्लेषणात्मक जो पुनर्विन्यास की पद्धति है उसे अपनाते हैं। ठीक उसी तरह का इसका उलट करके देखा जाए तो जब हमें जेठ शब्द का या जेठानी शब्द का अनुवाद अंग्रेज़ी में करना है, तब हमें विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाना पड़ेगा, जिसका जिक्र हमने इससे पहले की स्लाइड में किया। यहाँ पर हमने जब इसका जिक्र किया तो जब हमें जेठानी शब्द का अनुवाद करना है तो वहाँ सिस्टर इन लॉ कहने से काम नहीं चलेगा। हमें बताना पड़ेगा कि जेठानी मतलब रिश्ते में आपके जेठ की पत्नी, आपका उससे जो संबंध है वो आपको उसे वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसे हम विश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास के अंतर्गत लाते हैं, जहाँ हमें हमारे पास या अंग्रेज़ी में या किसी भाषा में, हिंदी से जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो जिस अन्य भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं उसमें अगर वैसा रिश्ता नहीं है या ऐसे रिश्ते का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, तब हमें उसका अनुवाद करने के लिए इसी पद्धति यानी विश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास को अपनाना होगा और उसी माध्यम से उसका अनुवाद करना होगा। तो ये अंतरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से अनुवादिका या अनुवादक जब अनुवाद करते हैं तो क्या पाठ की प्रकृति के हिसाब से और पाठ की ज़रूरत के हिसाब से, लक्ष्य भाषा समाज की ज़रूरत के हिसाब से किस तरीके से उसके अनुवाद के दौरान अलग अलग जो स्ट्रैटेजी है या अलग अलग जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। चौथा है संरचनात्मक पुनर्विन्यास। इस स्थिति में व्याकरणिक प्रकार्य को व्यंजित करने वाले प्रकारात्मक शब्द को लक्ष्य भाषा की अन्य व्याकरणिक संरचना द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखेंगे उपपद यानी आर्टिकल, इंग्लिश में ए एंड द का प्रयोग होता है। आई सॉ अ बॉय इन द गार्डन, आई सॉ द बॉय हु इज़ माई फ्रेंड इन द गार्डन। तो हु इज़ माई फ्रेंड न भी हो तो हम कहें आई सॉ द बॉय इन द गार्डन, आई सॉ अ बॉय इन द गार्डन। तो जब हम कहते हैं आई सॉ अ बॉय इन द गार्डन, इट्स वेरी सिंपल कि हमने एक लड़के को पार्क में देखा है, अपने एक लड़के को बाग में देखा, गार्डन में देखा। लेकिन जब हम कहते हैं आई सॉ द बॉय इन द गार्डन, तो मैंने उसी लड़के को बाग में देखा।
तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जब हम द का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं तो हम किसी खास संदर्भ में कर रहे हैं। जैसे कि हम अनुवाद में देखेंगे, मैंने बाग में एक लड़का देखा, और दूसरा है मैंने बाग में वही लड़का देखा। तो जब हम इस संदर्भ में इसको देखते हैं तो अ और द के प्रयोग से किस प्रकार अर्थ बदलता है। संरचनात्मक पुनर्विन्यास में अनुवादिका या अनुवादक को इस चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो दो विभिन्न भाषाएं हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न समाजों का पर्याय है, ये प्रतीक है, किस प्रकार जब इनमें अनुवाद किया जाता है तो भाषागत स्तर पर जो उनकी जो विविधता है किस प्रकार एक चुनौती के रूप में अनुवादिका या अनुवादक के समक्ष होती है, और उन्हें उस चुनौती से पार पाने के लिए किस तरीके को अपनाना होता है और किस माध्यम से उसका अनुवाद करते हैं। तो हम देखते हैं कि संरचनात्मक व्याकरणिक संरचना के आधार पर इस अनुवाद में उस पद्धति की आवश्यकता है और इस आधार पर अनुवादक या अनुवादिका अंतरण करते हैं। तो ये जो 4 रूप हमने गिनवाए, विश्लेषण, संरचनात्मक पुनर्विन्यास, संश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास, विश्लेषणात्मक पुनर्विन्यास और पूर्ण पुनर्विन्यास, तो ये अंतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुवादिका या अनुवादक इन चार प्रक्रियाओं के माध्यम से अपना पाठ को प्रस्तुत करते हैं, उसका अंतरण करते हैं। और इसके बाद की जो प्रक्रिया है वह है पुनर्गठन की प्रक्रिया, जिसके माध्यम से इसको चेक किया जाता है या देखा जाता है कि जिस पद्धति के माध्यम से जब अनुवाद किया गया या जिस पद्धति के माध्यम से जब अनुवाद को एक भाषा से दूसरी भाषा में पाठ का अंतरण किया गया तो क्या वह वास्तव में सफल हुआ या नहीं। तो उसमें जो उसकी जो पुनर्गठन की प्रक्रिया है, जब पाठ को एक बार एक तरह से उसका कच्चा माल या उसका एक ड्राफ्ट तैयार करके जब अनुवाद कर लिया गया, उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण चरण है, जो एक अनुवाद को एक तरह से एक संपूर्णता देता है, तो उस संदर्भ में हम पुनर्गठन को देखते हैं, जहाँ अनुवादक की भूमिका रचयिता की हो जाती है, यानी क्रिएटर की हो जाती है, जहाँ उसकी जिम्मेदारी मूलतः केवल अनुवाद मात्र कर देना नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक बड़ी यानी संप्रेषण की है। अर्थ पूरी तरह से संप्रेषित होना न होना ये अनुवादक पर निर्भर करता है। इसीलिए अनुवादक के स्तर पर देखा जाता है कि जब अनुवाद हुआ तो क्या वो संपूर्ण हो पाया या नहीं, किसी तरीके से संकल्पनात्मक स्तर पर या भाषाई स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर कहीं कोई ऐसी कमी तो नहीं छूट गई जिससे कि वो संप्रेषित नहीं हो पाया। तो इस तरीके से अनुवादक की जो भूमिका है वो किस तरीके से बदलती है, कभी वे पाठक की भूमिका होती है, कभी वे विश्लेषक की भूमिका होती है और कभी वे रचयिता की भूमिका में होते हैं, जहाँ वे मूल पाठ को लक्ष्य पाठ या नई लक्ष्य संस्कृति में जब वे ले जा रहे होते हैं तो किस तरह उनकी भूमिका बदलती है और किस तरह वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब हम किसी रचना को अनुवाद में पढ़ते हैं तब हमारी अनुवादिका अनुवादक से अपेक्षा होती है कि हमें ऐसा पाठ उपलब्ध कराया जाए जिसको पढ़ के वही आनंद या वैसा ही सुख या वही भाव संप्रेषित हो या वही तथ्य संप्रेषित हो जो कि मूल में था, ताकि जो भाषा का जो बैरियर है, जो भाषा का जो बाध्यता है हमारे बीच में, वह ना रहे। तो हम देखते हैं पुनर्गठन के स्तर पर रचयिता की भूमिका में अनुवादक की भूमिका क्या होती है। अनुवाद प्रक्रिया के संदर्भ में मूल पाठ के अर्थ ग्रहण और अर्थांतरण के सोपानों से गुजरने के बाद अनुवादक को अर्थ संप्रेषण के दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। यहाँ अनुवादक रचयिता यानी लेखक के रूप में प्रस्तुत होते हैं और उन्हें पुनर्गठन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस पुनर्गठित रूप को ही लक्ष्य भाषा का अनूदित रूप कहा जाता है, यानी अनूदित पाठ कहा जाता है। कि पुनर्गठन किन किन स्तरों पर होता है हम देखेंगे यहाँ, भाषा प्रयोग के स्तर पर और विधा के स्तर पर। तो जब पुनर्गठन किया जाता है तो किन किन स्तरों पर इनको देखी जाने की आवश्यकता होती है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। भाषा प्रयोग के स्तर पर ये पुनर्गठन किस प्रकार होता है और विधा के स्तर पर ये किस तरह किया जाता है। प्रयुक्ति प्रयुक्ति यानी कि प्रयुक्ति क्षेत्र का संबंध विषय वस्तु की प्रकृति से होता है, जैसे पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, विधि, प्रशासन, मीडिया, कार्यालयी साहित्य या बहुत सारी अलग अलग प्रयुक्तियाँ, खेल जगत का समाचार, ये अलग अलग जो प्रयुक्तियाँ हैं किस प्रकार पाठ के स्वरूप के अनुसार बदलती हैं, इस आधार पर ही अनुवाद की भी रणनीति तय होती है। तो हम देखते हैं कि प्रयुक्ति क्षेत्र का संबंध विषय वस्तु की प्रकृति से होता है। इसमें प्रमुख समस्या दोनों भाषाओं में समान अभिव्यक्तियाँ उपलब्ध नहीं होने की हैं, इसलिए अनुवादक को दोनों में समायोजन करते हुए स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति का लक्ष्य भाषा में पुनर्गठन करना पड़ता है। जैसे अगर हम कहें कि जो साहित्यिक जो प्रयुक्तियाँ हैं, साहित्यिक प्रयुक्तियाँ किस तरीके से कि मान लीजिए किसी समाज में साहित्य की कुछ खास विधाओं का उद्भव हुआ, अगर वही साहित्य की विधाएं दूसरी भाषा में नहीं हैं, तब भी अनुवाद करते समय अनुवादिका अनुवादक को उसके माध्यम से उस नई प्रयुक्ति को नए समाज में भी स्थापित करना होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम पत्रकारिता के संदर्भ में समझते हैं तो पत्रकारिता के अंतर्गत
कितने सारे अलग अलग प्रयुक्तियाँ हैं। जैसे अगर हम कहें तो राजनीतिक समाचार की प्रयुक्ति अलग तरह की है, खेल जगत के समाचार की प्रयुक्ति अलग तरह की है, बाज़ार का जो समाचार है जिसको हम शेयर मार्केट या कॉमर्स की न्यूज़ कहते हैं, उसकी जो भाषा है वो किस प्रकार से अलग है अन्य भाषा से। मनोरंजन की भाषा, एंटरटेनमेंट की भाषा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री किस से रिलेटेड जो खबरें हैं, जो समाचार हैं, उसकी भाषा की प्रयुक्ति बिल्कुल अलग है। विज्ञापन के संदर्भ में हम देखें तो उसकी भाषा बिल्कुल बदल जाती है। और अगर हम कार्यालय साहित्य को देखते हैं तो वहाँ भाषा की प्रयुक्ति अलग अलग हो जाती है। ये प्रयुक्ति किस तरीके से बदलती है इसे भी देखा जाना ज़रूरी है। पहले भी इस पर हमने जब चर्चा की थी तो ये बात कर चुके हैं कि भाषा की जो 3 शक्तियाँ हैं, शब्द शक्तियाँ जिन्हें हम कहते हैं, वह अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो हमारा सृजनात्मक साहित्य है उसमें भाषा के तीनों रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर जो जिसका प्रभाव साहित्य पर दिखाई देता है और जिसके माध्यम से ही साहित्य बहुअर्थी, बहुआयामी और ज़्यादा प्रभावशाली होता है, वह है उसकी लक्षणापरक और व्यंजनापरक अभिव्यक्तियाँ। तो ये जो प्रयुक्तियाँ हैं, जो किसी खास विषय को लेकर जो उसकी जो प्रकृति बदलती है, वो उसी के आधार पर उसकी प्रयुक्ति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि जिस आधार पर या जिस तरीके से सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद किया जाता है, उसी तरीके से हम ज्ञानात्मक साहित्य का अनुवाद नहीं कर सकते। ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उसके अनुवाद के दौरान ये निश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है कि जो कहा गया है ठीक उसका वैसा ही अनुवाद हो जितना कि उसमें पाठ में कहा गया है। उसमें अर्थ में परिवर्तन या उसकी शैली को बदल देने की कोई संभावना नहीं होती। जबकि जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक किस्म का साहित्य या सृजनात्मक साहित्य है उसमें हम देखते हैं कि ये प्रयुक्ति बदलती है। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो वुड यू प्लीज़ बी काइंड एनफ टू विजिट माई होम, इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, क्या आप मेरे घर पधारने की कृपा करेंगे। इस वाक्य को बहुत सिंपल तरीके से भी कहा जा सकता था, लेकिन ये प्रयुक्ति जो है वुड यू प्लीज़ बी काइंड एनफ टू विजिट माई होम, तो इसके माध्यम से ही ये स्पष्ट हो जा रहा है कि इसका प्रयोग किसी खास व्यक्ति या किसी खास सम्मानित व्यक्ति के संदर्भ में किया जा रहा है जो आपसे उम्र में बड़ा है या पद में बड़ा है, जिसके साथ आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम अपने से छोटे उम्र के व्यक्ति या अगर भारत के संदर्भ में भी देखें तो हम पद के हिसाब से या सामाजिक जो हमारी प्रकृति है उसके हिसाब से भी जो भाषा की प्रयुक्ति है वो कैसे बदल जाती है, उस आधार पर जब हम उसका अनुवाद करते हैं तो उस समय अनुवाद करते समय भी इस चीज़ को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता होती है। द एनिमल्स बिगेन टू रन हेल्टर स्केल्टर, जानवरों में भगदड़ मच गई। तो जिस तरीके से वाक्य है उसी तरीके से उसके अनुवाद का भी प्रयास किया गया है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे अगला वाक्य देखिए, अबे वो तानसेन की औलाद क्यों गला फाड़ रहा है। तो ये जो प्रयुक्ति है ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो या तो आपसे उम्र में छोटा है या आपसे पद में छोटा है या उसकी स्थिति वह है जो आपके सामने काफ़ी कमज़ोर है या आपसे नीचे के का उसका जो स्थान है उस आधार पर, तो हम देखते हैं कि इस तरह की भाषा जो जिसको हम इनफॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं, इस तरह का जो इनफॉर्मल भाषा है या अनौपचारिक जो भाषा है, इसका प्रयोग हम घर में अपने परिवार के लोगों से, खासतौर पर जो हमसे छोटी उम्र के लोग हैं उनके साथ, कई बार हम ऐसे भी वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिसमें हम केवल इशारा कर देते हैं या 2-3 शब्दों के प्रयोग से ही बात को स्पष्ट कर देते हैं। लेकिन वही बात जब हमें किसी कार्यालय साहित्य के संदर्भ में लिखनी होती है तब हम इशारों से या संकेतों से या कम शब्दों से बात नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि जिस तरीके से बात न केवल कम्युनिकेट हो बल्कि फॉर्मल भी रहे, उतनी ही औपचारिक भी रहे जितने की उससे अपेक्षा है। तब ऐसी स्थिति में हमारी जो प्रयुक्ति है वो बदल जाती है। उसी आधार पर जब हम विज्ञापन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो विज्ञापन का जब अनुवाद किया जाता है तो विज्ञापन के अनुवाद में जो उसकी जो भाषिक इकाई है या जो उसकी अनुवाद की जो इकाई है वह केवल शब्द मात्र नहीं है बल्कि उसकी ध्वनि भी है। जब कोई विज्ञापन का या किसी एडवर्टीजमेंट का जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो केवल कंटेंट को ट्रांसलेट कर देना या कंटेंट को दूसरी भाषा में अंतरण करके रख देना ही उसका उद्देश्य नहीं होता है। उसका उद्देश्य जिस प्रकार से विज्ञापन मूल भाषा में जितना कैची था या जितना इफेक्टिव था, जितना प्रभावशाली था, वही प्रभाव क्या उसका जिस भाषा में उसका अनुवाद किया जा रहा है उतना ही प्रभावशाली क्या ये वहाँ भी हो पाया है या नहीं हो पाया। तो इस संदर्भ में इसको देखे जाने की ज़रूरत है कि जब हम अनुवाद करते हैं
पाठ का जब पुनर्गठन के स्तर पर जब हम देखते हैं अंतरण के बाद का जो अगला चरण है, जब हम पुनर्गठन के संदर्भ में जब किसी पाठ को देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्या केवल अंतरण मात्र हो गया है या मूल का जो अपना एक खास शैली थी, खास जो उसका जो अपना एक संरचना थी, उसका जो अपना एक ढांचा था, उसके अनुसार क्या वो उतना ही खूबसूरती से संप्रेषित हो पाया है, नहीं। उसी तरीके से हम देखते हैं जब हम सृजनात्मक साहित्य की बात करें या विधागत साहित्य की बात करें या ज्ञानात्मक साहित्य की बात करें, मीडिया के साहित्य की बात करें या विज्ञापन के साहित्य की बात करें, कार्यालय साहित्य की बात करें, तो ये विभिन्न किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या विभिन्न किस्म के जो साहित्य हैं, इनके जो प्रकार हैं, इनके प्रकार भी अनुवाद के प्रकार के साथ साथ हम उसकी रणनीति को भी बदलते हैं। और पुनर्गठन के दौरान अनुवादिका या अनुवादक जब उसका पाठ को अंतिम स्वरूप दे रहे होते हैं तब ये ध्यान रखते हैं कि केवल शब्दों को रख देना मात्र ही अनुवाद नहीं है, उतना ही संप्रेषण, उतना ही प्रभावशाली, उतना ही मारक या उतना ही असरदार क्या वे मूल लक्ष्य भाषा में हो पाया है या नहीं। और जो दूसरे स्तर पर जब पुनर्गठन किया जाता है वह है विधा के स्तर पर। तो विधा के स्तर पर ये पुनर्गठन किस प्रकार होता है कि कई बार अनुवाद करते समय अनुवादक या अनुवादिका ये छूट लेते हैं कि जब किसी रचना का अनुवाद किया जाए तो उसकी विधा का भी अनुवाद करें या नहीं। ये डिपेंड करता है कि जो अनुवाद करवा रहे हैं, जैसे कोई प्रकाशन संस्थान है या कोई अनुवाद एजेंसीज है या कोई विश्वविद्यालय है या जिस भी पर्पज़ से या जिस भी खास उद्देश्य के साथ वह अनुवाद करवाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। तो विधा के स्तर पर जैसे कि अगर कोई बहुत प्राचीन कवि है, कोई बहुत प्राचीन रचनाकार है जिसकी प्रासंगिकता को देखते हुए उसका आज भी उसे पढ़ा जाना या देखा जाना ज़रूरी है, लेकिन उसका जो शिल्प है, उसकी जो विधा है, उसका अनुवाद आज लगभग असंभव है या उस वैसी शब्दावली अब नहीं है या कर भी दिया जाए तो उतना ज़्यादा संप्रेषण नहीं हो पाएगा, तो विधा के स्तर पर उसका अनुवाद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी पुनर्गठन के स्तर पर तय किया जाता है कि किस तरीके से उसे पुनर्प्रस्तुत किया जाए। और कई बार जो उसको लेकर एक तरह की जटिलता है या कहा जाए कि जिसे हम संपूर्ण अनुवाद कहते हैं, कि जिसे कहते हैं शैली का भी अनुवाद हो, भाषा की जो उसकी जो खास उसकी जो शक्ति है भाषा की, वह भी अनुवाद के रूप में स्पष्ट हो। जैसे कि मैथ्यू आर्नल्ड हॉमर के साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में कहते हैं कि जब अनुवाद किया जाए तो पूरी तरीके से किया जाए, न केवल कथ्य का बल्कि उसकी विधा का, उसके शिल्प का, उसकी शैली का। तो विधा के स्तर पर भी अनुवाद संपूर्ण है या नहीं, ये भी देखे जाने की ज़रूरत है। जिस तरह हम कहें कि विधा का तात्पर्य पाठ के संरचनात्मक रूप से है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, निबंध आधार पर जो विभिन्न विधाएं हैं, तो अनुवाद करते समय केवल संप्रेषण कर देना, सिर्फ आपको भाव समझा देना, उसकी व्याख्या कर देना या उसका अर्थ रख देना ही अनुवाद नहीं है। उसको एक कंप्लीट पैकेज की तरह, एक संपूर्ण इकाई की तरह उसका अनुवाद हुआ है या नहीं हुआ, पुनर्गठन में इसको भी देखा जाता है। तो इस तरीके से जो पुनर्गठन की प्रक्रिया है वह वास्तव में विश्लेषण और अंतरण के बाद अनुवादक के स्तर पर उस पाठ को एक बार फिर से देखे जाना और उसको इस तरीके से फ्रेम करना कि वह मूल के ही स्वरूप में हो या उसी आधार पर हो या जिस आधार पर उसकी मांग है उस आधार पे उसका अंतिम स्वरूप निर्मित किया जाए। तो ये विधा के स्तर पर जो विभिन्नता है या विधा के स्तर पर जो निष्ठा का सवाल है, ये सवाल अलग अलग हो सकता है। अगर हम कविता के अनुवाद के संदर्भ में कह रहे हैं तो कई बार कविता के अनुवाद में विधागत परिवर्तन भी हो जाता है। कहा जाए कि उसके अंतर्गत कुछ विचलन करके भी कविता का अनुवाद किया जाता है, लेकिन जो मूल विधा है, अगर उपन्यास का अनुवाद उपन्यास में ना होकर सिर्फ व्याख्या में रह जाता है तो वो एक सफल अनुवाद नहीं होगा। तो इस तरह स्तर पर जो पुनरीक्षक की भूमिका है, जिसका कि जिक्र अनुवाद प्रक्रिया के बाद के महत्वपूर्ण चरणों में माना जाता है, वो अनुवादक के स्तर पर जब हम पुनरीक्षण की बात करते हैं तो वो पुनर्गठन के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत अनुवादिका या अनुवादक उस पाठ को पूरी तरह देखते हैं और अपनी तरीके से अपनी तरफ से उस काम को समाप्त करने से पहले जिसको अंतिम प्रारूप देते हैं, उसे हम पुनर्गठन के संदर्भ में समझते हैं। तो हमने ये देखा कि अनुवाद से संबंधित, अनुवाद की प्रक्रिया से संबंधित जो ये 4 मॉड्यूल जिसमें हमने अलग अलग विषयों पर बात की, तो हमने देखा कि किस प्रकार अनुवाद की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है और किस तरीके से इस अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुवादक या अनुवादिका की जो भूमिका है वो किस तरह बदलती है। अनुवाद की दृष्टि से ये भी स्पष्ट होता है कि वो किस प्रकार का अनुवाद करना चाहते हैं, किस प्रकार के अनुवाद की मांग है, अनुवादक की भूमिका क्या होगी जब वे रचयिता के रूप में इस पाठ को देख रहे हैं तो उनकी भूमिका किस तरह बदल जाती है, किस तरह उन्हें एक साथ
पाठक, द्विभाषिक और रचयिता होना होता है, किस तरीके से विभिन्न चिंतकों ने अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न जो सोपान बताए हैं और उन सोपानों के अंतर्गत जो 3 महत्वपूर्ण सोपान जिसका कि जिक्र नायडा करते हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, उसी को लेकर हमने आगे भी इस पर चर्चा की अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों पर, और हमने ये जाना कि अनुवाद के विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन की जो 3 प्रक्रियाएँ हैं जिनसे गुजर कर ही कोई रचना एक अनुदित पाठ के रूप में एक नए समाज या एक नए पाठक वर्ग तक पहुंचती है, वो किस तरह से एक जटिल प्रक्रिया है और अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई पाठ या कोई टेक्स्ट या कोई रचना या कोई ज्ञान अपनी तय सीमाओं को तोड़कर बड़े समाज तक, व्यापक समाज तक, व्यापक पाठक, श्रोता या दर्शक वर्ग तक पहुंचता है। तो ये इस अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत हमने इन तीनों सोपानों का जिक्र किया और इस पर विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करती हूँ ये सत्र उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।